बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड्स और उसके अंदर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है वो करने जा रहे हैं हम। और चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2। ये दो चैप्टर हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1 कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं उसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन्स हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। और इससे अगले चैप्टर के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आ जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2 चैप्टर नंबर 9 में। अच्छा, तो ये चौथा पार्ट है, पार्ट 4 कर रहे हैं, पार्ट 4। अब जो है ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पेज नंबर 193 पे है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और इसके अंदर 3 रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, एमडी कैट एस्पायरेंट को बार बार समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों के कमेंट्स का, बड़े अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और बड़ा दिल खुश होता है। ठीक है, बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री और ये और वो, ये काफ़ी चीज़ें। नहीं भाई, मैं बेस्ट टीचर केमिस्ट्री क्या, मैं तो टीचर भी अपने आप को कंसीडर नहीं करता। टीचर तो बहुत बड़ी शख्सियत होती है। ठीक है, बहरहाल ये आप लोगों के कमेंट्स हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और तो मेरे पास ये है, अल्लाह ताला ने एक समझ बूझ अता की है एक सब्जेक्ट की, तो उसको ख़र्च करना मुझ पे फ़र्ज़ है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। वरना महशर में अल्लाह ताला पूछेगा मुझसे कि भाई तुम्हें एक इल्म दिया था, एक समझ दी थी उसकी, वो तुमने खलकत को, इंसानियत को, लोगों को क्यों ना बांटी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, कि मुझे समझ अल्लाह ने इसकी दी है थोड़ी बहुत, तो वो मैं उससे आप लोगों को फ़ायदा दूँ। ठीक है, तो बहरहाल आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा, फिर अब बात कर लेते हैं एमडी कैट एस्पायरेंट्स की। मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी 22 फरवरी है आज, फरवरी फिर मार्च आ जाएगा, 12 मार्च को रोज़े शुरू हो जाएंगे, फिर पूरा महीना रोज़ों का चलेगा। रोज़ों की रात में सोना तो किसी ने होता नहीं है, तो रातें आपको मिलेंगी। ठीक है, स्टडी के लिए भी, इबादत के लिए भी। दिन भर में तो बच्चे भी सभी तकरीबन सो ही जाते हैं, हम लोग खैर नहीं सोते, हमें काम पर जाना होता है। तो 12 मार्च से रोज़े शुरू हो जाएंगे, फिर 12 मार्च फिर अप्रैल आ जाएगा, ईद आ जाएगी। ईद के बाद अप्रैल और मई, ये टाइम बड़ा क्विक गुजर जाएगा। लगभग मई में आपके सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के पेपर्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास 3 महीने हैं एमडी कैट टेस्ट की तैयारी के लिए। मैंने केमिस्ट्री का पोर्शन लिया हुआ है, प्रोसीजर आपको बता चुका हूँ बार बार कि मैंने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसका बना लिया है, एमडी कैट 2024 का और केमिस्ट्री का। तो उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। इस पर सेपरेट वीडियो एक बना के मैं उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर, उस पर जो है आप रब्ता करके, तो डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमडी कैट एस्पायरेंट सिर्फ जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तरीक़ाकार हमारा क्या होगा, यही होगा कि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन पीडीएफ में बना लूँगा, एक जो है वो अच्छी सी गाइड लेके, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे जो पिछले एमडी कैट टेस्ट में आ चुके हैं केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे निकालेंगे और उस गाइड में से, और फिर उस पोर्शन का पीडीएफ में बनाऊंगा, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और रात में बैठ के फिर आराम से वो जो 3 महीने हैं, मई के बाद आपके एग्ज़ाम के बाद आखिरी पेपर ख़त्म होगा, तो एमडी कैट को लेके हम जो है वो तैयारी शुरू कर देंगे अपनी। रोज़ रात में बैठेंगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आप लोगों के पास भी वो होगा पीडीएफ, मेरे पास भी होगा। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और उसके अंदर डिस्कस करेंगे क्यों, क्या, कैसे, इन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको पता है गाइड्स में जो है वो कीज़ तो होती ही हैं, तो आपको जवाब तो मिल जाता है, लेकिन जवाब मिलने से मसला थोड़ी ना हल होगा एमसीक्यू का। आप तो वजह जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या है। दूसरी बात, वो शॉर्टेस्ट तरीका जिसके ज़रिए हमें जवाब मिल जाए, क्योंकि मुकाबले का इम्तिहान है एमडी कैट टेस्ट, आपको पता है, और उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो आपका वक्त होता है, आपका टाइम होता है। तो ऐसा तरीका
कि इतने बड़े बड़े मसलों को हम जो है वो छोटा कर दें कि बिल्कुल मुख्तसर शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में टू द पॉइंट हमारा मसला हल हो जाए और हमारा वक्त बचे वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में। समझ में आ रही है बात? तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे रात में बैठ के लाइव यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करके। ये सारी तफसीलात मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ज़हन नशीन कर लें इस बात को। अब चलते हैं यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में से रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इसके अंदर 3 तरह के रिएक्शन है हमारे पास। पहले न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शंस, नोट करते रहें भाई, नोट करते रहें साथ साथ। दूसरे नंबर पे कौन से रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीनों को इंशाल्लाह हम इसी के एक ही वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये ठीक ठाक बड़ी वीडियो है। और उसके बाद ये आपका जो है वो अगली वीडियो के अंदर फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये पेज नंबर 198 पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके पेज नंबर 199 तक। और फिर डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन ये है और ये टेबल है और ये चैप्टर आपका तमाम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है सेल्फ असेसमेंट पे, पूरे सेल्फ असेसमेंट पे एक अलग वीडियो हम बनाते हैं, वो बनेगी। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये भी कोशिश होगी कि एक ही वीडियो के अंदर ये निमट के हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ चले जाएँ। ठीक है भाई। तो बहरहाल यहाँ पर अब ये समझने के लिए तो पहला हम जो है यहाँ पर अभी जो देखेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो देखेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के एक साथ। देखें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यही होती है कि आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे जहन में क्या है, मेरे लिए ये आसान क्यों है और आपके लिए क्यों मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसा क्या जादू जानता हूँ जो आप नहीं जानते भाई? तो मैं बता देता हूँ, कोई जादू नहीं है। वो ट्रिक्स हैं, वो चीज़ें जो कि मेरे जहन में हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप अपने जहन में भी ले आइए, आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहली जो चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं लेके करता हूँ वो यही करता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं। एक विदाउट कार्बोनाइल, ये वाला, एक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, दूसरे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है। बस पहला काम मैंने ये कर रखा है। ठीक है। और मुझे पता है कि विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, ईथर है। ठीक है। और जो है इसके अलावा हमारे पास ये आ जाता है, फिनॉल भी आ जाता है इसी के अंदर। तो ये जो भी मैंने आपके सामने नाम लिए हैं ये सब के सब वो हैं जो कि विदाउट कार्बोनाइल वाले हैं। इनमें कार्बोनाइल ग्रुप आपको नज़र नहीं आएगा। विद कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? ये वो हैं जिनके अंदर ये कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। इसमें अल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। और जो है वो एसिड हैलाइड हैं। ये हैं वो सब के सब जो इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने ये कर रखा है, आप भी रजिस्टर लेके 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दें। इसी में आपको आसानी के साथ नोमेनक्लेचर जो आपके लिए मुसीबत बने हुए ना, नोमेनक्लेचर भी आपको इजीली समझ में आएंगे कि हाँ शुरू में नोमेनक्लेचर जो है, जैसे कि आप ये देख भी सकते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर मैंने ग्रैंड टेस्ट जो है पूरा का पूरा बनाया है। उस ग्रैंड टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करें, उसमें सोल्यूशंस भी बताएं, मैंने आपको सोल्यूशंस भी बताएं। वो तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर की वीडियो है। सारे नोमेनक्लेचर्स जितने भी हैं सबका उनका टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट है वो अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें। नोमेनक्लेचर का सिर्फ एक ही तरीका है आने का, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो नोमेनक्लेचर भी मैंने इसी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं। वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप है। समझ में आ गई बात? जैसे कि यहाँ पर आप देखें, आपकी जो है वो नोमेनक्लेचर यहाँ से शुरू हो रहे हैं।
ये पेज नंबर 79 पे आप देख सकते हैं, ये है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ये किस में आता है? इसमें कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाइए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, इसमें भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस, इसके अंदर भी ये नहीं है। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसमें भी ये नहीं है। देख रहे हैं आप, 4 हो गए हैं। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, उसमें भी ये नहीं है, 5 हो गए। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, इसमें भी ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, 6 हो गए, ठीक है। और उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, इसके अंदर भी ये नहीं है। और उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स आ जाता है, उसमें भी ये नहीं है। यानी कि 8 जो हैं आपकी बुक के नोमेनक्लेचर ऐसे हैं जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है, अब जिन नोमेनक्लेचर्स के अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है वो कौन से हैं? ये अल्डिहाइड नंबर 1, कीटोन्स नंबर 2, नंबर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 4 ईस्टर्स, नंबर 5 अमाइड, नंबर 6 एसिल हैलाइड्स। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल 14 हैं, जिनमें से 8 ऐसे नोमेनक्लेचर हैं जिनके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, बाकी 6 ऐसे हैं जिनके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ये है वो चीज़ें जो कि मेरे जहन में, आपके नहीं, आप इनको जहन में रखें। उसके बाद फिर अब जब ये आ गया, ये कार्बोनाइल, ये चैप्टर शुरू हुआ है, इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड्स 1 और कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2। अब मेरे जहन में फ़ौरन क्लिक कर गया कि ये 6 हैं, इन्हीं का गेम है सारा का सारा। और ये चैप्टर नंबर 8 अभी हम जो कर रहे हैं, इसमें से हम किसको ले रहे हैं? अल्डिहाइड और कीटोन्स को ले रहे हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली कार्बोनाइल, क्योंकि ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, अल्डिहाइड और कीटोन, आगे आने वाले भी कार्बोनाइल कंपाउंड ही होंगे, ठीक है। लेकिन वो अल्डिहाइड और कीटोन नहीं होंगे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये वो चीज़ें सबसे पहले जो आप जहन में रखें, आपको ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में क्या है, केमिकल रिएक्शंस को लेके, केमिकल रिएक्शंस आपके लिए क्यों मुसीबत बन रहे हैं? बॉन्ड, एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये बात आप जहन में रखें, ये बात आप जहन में रखें। मेरे जहन में ये है, मुझे पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसको 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने हैं। मुझे पता है हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, मुझे पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, मुझे पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। आप भी लिखिए भाई, इस चीज़ को नोट कीजिए, क्योंकि जब रिएक्शन होता है, हम रिएक्शन ही देखने जा रहे हैं ना यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं, ये तो इसके अंदर यकीनन बॉन्ड्स ही तो ब्रेक हो रहे होंगे, बॉन्ड्स ही तो मेक हो रहे होंगे। तो आपको पता तो होना चाहिए जो बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं, जो बॉन्ड मेक करने वाले हैं, उन वो एटम्स जो हैं वो कितने बॉन्ड बनाते हैं टोटल, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये मुझे पता है, ये आप भी जहन में रखें। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं अपने जहन में लेके आता हूँ, जिससे मुझे आसानी हो जाती है, वो मैं ये जानता हूँ नाम। मैं नाम पर गौर करता हूँ, ये न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब है, एडिशन का क्या मतलब है, रिएक्शन का क्या मतलब है। रिएक्शन का तो आसान सा मतलब ये है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एडिशन का क्या मतलब है, जिसमें आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई चीज़ निकल नहीं रही उससे, उसी के अंदर आप मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। और न्यूक्लियोफिलिक, इससे मुझे याद आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल से निकला है, जिसको NU से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव। और ये न्यूक्लियोफिलिक दूसरा हमारे पास जो है वो E+, ये इलेक्ट्रोफिलिक के लिए होता है, इलेक्ट्रोफाइलिक न्यूक्लियोफाइलिक, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उनकी। ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना भाई। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आता है मुझे, न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है बस। इससे पहले आपने न्यूक्लियोफाइल के और भी केमिकल रिएक्शंस देखे मेरी वीडियोस के अंदर, उसमें था एक में मिसाल के तौर पर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह ले रहा है, वो था न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का वर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा कि कोई ये एक न्यूक्लियोफाइल आके किसी कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल को निकालेगा और उसकी जगह लेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर किसी जगह ऐड होगा
तो हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो एग्जैक्टली ये न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा ये किसकी तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और वो पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। समझ में आ गई बात। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को ढूंढना है, हमें पॉजिटिव को ढूंढना है। जब हमें न्यूक्लियोफाइल का पता है कि वो नेगेटिव है, अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव को ढूंढना है। किस में ढूंढना है इस पॉजिटिव को, हमें ढूंढना है अल्डिहाइड के अंदर, हमें ढूंढना है कीटोन्स के अंदर। समझ में आ रही है बात। अब इसकी तरफ आ जाते हैं। पहला ये देखें केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है भाई। ये दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इनको आप पहले लिख लीजिए, बारी बारी हमने इनको ही देखना है। एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके नाम पे गौर करें, मैंने कहा ना नाम पे गौर करें पहले। एसिड कैटलाइज्ड यानी कि ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड तो होगा उस केमिकल रिएक्शन में, लेकिन ये एडिशन न्यूक्लियोफाइल की करवाएगा कौन, एक कैटलिस्ट करवाएगा। और यहाँ पर कैटलिस्ट हम किसको यूज़ कर रहे हैं, एसिड को यूज़ कर रहे हैं। एक एसिड जो है वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा यहाँ पर। और आपको पता है एसिड वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को हेल्प करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते, उसका हिस्सा नहीं बनते। तो यहाँ पर एसिड जो है वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा और उसके नतीजे में जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव जो है वो ऐड हो जाएगा। कहाँ पर, अल्डिहाइड के पॉजिटिव पोर्शन में, कीटोन के पॉजिटिव पोर्शन में। ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। हमें ये आइडेंटिफाई करना है अल्डिहाइड के अंदर पॉजिटिव क्या है, कीटोन के अंदर पॉजिटिव क्या है। तो इन दोनों के अंदर, अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो पॉजिटिव है वो ये कार्बन है। मैंने कहा ना ये अल्डिहाइड और कीटोन कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप से। ये वाला, ये है ना कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपको लाजमी नज़र आएगा। इसके लेफ्ट राइट और भले कुछ भी लगा हुआ हो, लेकिन ये आपको लाजमी नज़र आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव है, इसको पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है ये पार्शियल नेगेटिव है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ। अब इसकी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन कॉमन सेंस की बात हमारे पास क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कार्बन ने यहाँ भी किसी के साथ, मिसाल के तौर पर ये R है, ये R है, इसके साथ कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, और 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं। 4 बॉन्ड इसके मुकम्मल है। मैंने कहा ना बॉन्डिंग याद रखें। ऑक्सीजन को देखें, ये 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाए हुए हैं। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी न्यूक्लियोफाइल की, इस न्यूक्लियोफाइल की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अट्रैक्शन एक दीगर बात है कि इसकी तरफ अट्रैक्ट तो होगा, लेकिन ये कार्बन बोलेगा भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने बॉन्ड पूरे हो चुके हैं 4। लेकिन ये आएगा यहाँ पर, कौन लेके आएगा, कौन मजबूर करेगा, ये एसिड कैटलिस्ट। जो एसिड कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रहा है वो ये सब करेगा, वो मजबूर करेगा इसको। ठीक है, मजबूर कर दिया। अब ये आ गया और ये यहाँ पर जब इसके साथ अटैच हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, तो अब क्या कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, मुमकिन ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक होगा। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहीं से होगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन का तो चले मसला हल हो गया, अभी भी 4 बॉन्ड कार्बन के बन गए, एक एक एक, और ये ऊपर ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन बेचारे के साथ मसला हो गया ना, उसको तो 2 बॉन्ड बनाने हैं, उसने डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए हुए थे। तो यहाँ भी यकीनन फिर कुछ ना कुछ और होगा स्टेबिलिटी लाने के लिए। वो क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर इस ऑक्सीजन के साथ इस जगह पर, तभी जाके मामला जो है वो सेटल होगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर सारा का सारा समझा दिया। अब एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर
आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है 2 एग्जाम्पल उसने दी हैं, वो दोनों की दोनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अभी उनको डिस्कस नहीं करना चाह रहा, वरना आपका मेन चीज़ से, टारगेट से हट जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, कीटोन की एग्जाम्पल यहाँ पर इसने दी है, तो मैं भी सिर्फ कीटोन को ही लूँगा, क्योंकि दोनों में सेम मामला है बिल्कुल। और कीटोन के अंदर एक कीटोन को आप याद रख लें, आपका काफ़ी मसला हल हो जाएगा, वो है ये एसीटोन। यहाँ पर भी जो है वो बॉन्ड इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एसीटोन कहलाता है, एसीटोन। पहला सिंपलेस्ट कीटोन है ये, आसान वाला बिल्कुल, एसीटोन। यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल है। अब इसको जो है हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, यहाँ पर कीटोन को जो है वो इसी एसीटोन को, मतलब कीटोन को बारी बारी हम 2 चीज़ों के साथ रिएक्ट कराएंगे। उन 2 चीज़ों को सुन लीजिए, ये आपके लिए न्यू है, इनको नोट्स में ले लें आप। एक है हमारे पास हाइड्रोजाइन, पहले इसको ले लेते हैं बुक की तरतीब के मुताबिक, ताकि बुक को फॉलो अप करें। एक है हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन, हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास वो है हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन। अब ये हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन क्या है, अमाइन आपको याद है, नॉमेनक्लेचर किए होंगे, NH2, ये अमाइन कहलाता है, ये अमाइन कहलाता है। हाइड्रो ऑक्साइल OH, OH, हाइड्रो ऑक्साइल OH हो गया, अमाइन NH2 हो गया, तो ये पूरा मिलके क्या बन गया, ये पूरा मिलके बन गया NHOH। अगर इसका भी स्ट्रक्चर दिखाऊं ना मैं आपको, तो सबके बॉन्ड मुकम्मल हैं। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड मुकम्मल हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड मुकम्मल हैं, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड मुकम्मल है। कैसे, अभी आप ये देखें, ये बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरह से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड इसको बनाने ही बनाने होते हैं। NH2 हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना होता है। अब यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया इसके साथ, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड का तो मसला हल हो गया। अब 1 बॉन्ड इसको किसी और के साथ बनाना है। अब OH को ले लें, इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाने, यूँ बना ले, यूँ बना ले। यहाँ पर हाइड्रोजन को ले आए, यहाँ हाइड्रोजन को ले आए, इस तरह कर ले। या अगर एक साइड पर हाइड्रोजन को ले आए, तो एक साइड पे इसको बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन को किसी के साथ, ये पूरा का पूरा उठ के ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा ये O और H। इसी को अगर मैं घुमा फिरा के लिखूं तो ये H को साथ करके मैं कर देता हूँ NH2 और OH, हो गया। कलेक्टिवली अभी क्या, ये अमाइन है, ये हाइड्रोक्साइल है, कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन। इसी हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन को यहाँ हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, प्लस NH और H और OH। ठीक है भाई, हाइड्रोजन को तो एक ही बॉन्ड बनाना होगा, वो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा अपना। अब आगे देखते हैं। तो हम पहले इसको देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें डेफिनेटली एसिड अपना किरदार अदा करेगा, ठीक है। एसिड की वजह से ही यहाँ पर रिएक्शन होगा। खुद कभी भी चीज़ें रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि सब स्टेबल हैं। इसको अगर देखें, ये भी स्टेबल है अपनी जगह पर। नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड मुकम्मल हैं, ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड मुकम्मल हैं, हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड मुकम्मल हैं, कार्बन के सारे बॉन्ड मुकम्मल हैं, सबके मुकम्मल हैं। तो ये खुद तो आपस में कभी नहीं मिलना चाहते, दूसरे फैक्टर हैं जो कि इनको मजबूर करते हैं कि भाई आपस में मिलो। तो यहाँ पर एसिड जो है वो कंपेल करेगा इनको कि ये आपस में मिलें, ठीक है भाई। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जो है, इसमें से ये हाइड्रोजन एक निकलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा यहाँ से। अब देखें, 2 हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलेंगे, मसला हो जाएगा ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलेंगे, मसला हो जाएगा। और यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। याद रखिएगा, अब नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड अपने बनाने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन निकल गए, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा।
तो फिर क्या होगा, यहाँ कार्बन बेचारा लटक गया, इसको ज़रूरत है, फिर 2 बॉन्ड किसी के साथ तो बनाएगा। अब देखें ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है तो कार्बन को परेशानी हो गई है कि 2 बॉन्ड किसके साथ बनाए, ऑक्सीजन तो चला गया यहाँ से नाइट्रोजन को परेशानी हो गई, ये हाइड्रोजन निकल गया, ये हाइड्रोजन निकल गया। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा यहाँ पर इस कार्बन के साथ आके अटैच हो, और इनके पास, इनको भी क्योंकि अलग हो चुके हैं, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता कि ये उसके पास जाएं जो 2 बॉन्ड बनाना चाहता हो, और वो ऑक्सीजन है जो कि यहाँ से निकल रहा है। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये मिलने के बाद क्या बनाएंगे, H2O, H2। और अब ये इसके साथ आके यहाँ पर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। क्यों, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं। ये यहाँ पर आएगा और ये बनेगा CH3C, इसके ऊपर ये नाइट्रोजन को ले आइए आप, ठीक है, डबल बॉन्डिंग के साथ, नाइट्रोजन के साथ ये OH ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है भाई, और ये CH3 और ये H2O, इसको नज़दीक कर लूँ ज़रा मैं, H2O। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी भाई, डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी ना बनेंगे आप, एंट्री टेस्ट ऐसे ही थोड़ी ना क्वालिफाई करने पड़ेंगे, बहुत पन्ने काले करने पड़ेंगे, बहुत पेपर जो है वो आपको रगड़ने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके ये सब ड्राइंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल इन डेप्थ इसको सबको समझना पड़ेगा, तब मामला हल होगा आपका। अब ये जो चीज़ बनी है, ये क्या बनी है, ये तो चलें समझ में आ रहा है, ये वाटर बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया, इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉन ऑक्साइम, प्रोपेनॉन ऑक्साइम। मैंने पहले ही कहा था आपको नई चीज़ों से वास्ता पड़ेगा थोड़ा अभी जो है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये भी एक नई चीज़ थी, ये आ गई। ये प्रोपेनॉन अमाइन ऑक्साइम जो है, ये भी आपके लिए एक नई चीज़ है। ये ऑक्साइम जो है ये कई तरह के होते हैं, यहाँ पर ये प्रोपेनॉन ऑक्साइम है, एक और ऑक्साइम भी हो सकता है, एक और ऑक्साइम भी हो सकता है, एक और ऑक्साइम भी हो सकता है, बहरहाल कोई भी ऑक्साइम होगा, कोई भी ऑक्साइम होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको नोट कर लें आप, ये क्या है, यहाँ मैंने लिख रखी है इसकी डेफिनेशन, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑक्साइम क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन जो है वो लगा होना चाहिए, और भी कुछ है आगे, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और ये आपको किससे मिल रहे हैं, विच आर ऑब्टेन्ड, जो हासिल करते हैं आप, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हासिल करते हैं आप, किन से, हाइड्रोक्साइल अमाइंस, कीटोन्स एंड अल्डिहाइड। किन से आप, हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन कॉमा कीटोन्स कॉमा अल्डिहाइड्स, यानी कि ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि आप हासिल करते हैं किससे, विच आर ऑब्टेन्ड, विच आर ऑब्टेन्ड, जो आप हासिल करते हैं फ्रॉम हाइड्रोक्साइल अमाइन, कीटोन और अल्डिहाइड। हाइड्रोक्साइल अमाइन, कीटोन और अल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन के नतीजे में जो आपको कंपाउंड मिलते हैं उनको आप क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं। बात मुकम्मल नहीं हुई। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि आपको हाइड्रोक्साइल अमाइन, कीटोन और अल्डिहाइड के रिएक्शन के नतीजे पे मिलें और उनमें नाइट्रोजन भी हो, जी ऐसा नहीं कीजिएगा, नाइट्रोजन भी हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपको मिलते हैं जिसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, आगे हम देखेंगे रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, उनको ऑक्साइम नहीं कहेंगे। ऑक्साइम सिर्फ वो हैं जिनमें नाइट्रोजन की मौजूदगी शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है कि हाइड्रोक्साइल अमाइन, कीटोन या अल्डिहाइड के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ हो, उसके नतीजे में नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिले, उनको ऑक्साइम कहते हैं। इनमें बहुत वैरायटी है, तो इसको नोट कर लें आपके पास, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो भी आपको ऑक्साइम मिला है ये प्रोपेनॉन ऑक्साइम है, प्रोपेनॉन ऑक्साइम है। इसके नाम पे गौर करें, प्रोपेनॉन,
कीटोन की पहचान आखिर में ये होती है, ONE लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, समझ जाइए कीटोन है, और ये भी कीटोन है। लेकिन ऐसा कीटोन है जिसके अंदर प्रॉप मीन्स 3 कार्बन, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 कार्बन, ठीक है, और ऑक्साइम। ऑक्साइम का मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन उसमें लाजमी मौजूद होगा और वो इसी जगह पर होगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्राजाइन को भी देख लें। अब हाइड्राजाइन में क्या होगा, यही एसीटोन होगा। अब यहाँ पर हाइड्राजाइन आ जाएगा। हाइड्राजाइन, मैं इसको मिटा लूँ पहले, डबल अमाइन ग्रुप जो आपस में जुड़े हों उनको हाइड्राजाइन कहते हैं। NH2 और NH2 डबल अमाइन ग्रुप जो है वो आपस में जुड़े हुए हों, ये आपस में जुड़े हों। अब ये देखें, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, दूसरा नाइट्रोजन है उसको भी 3 बॉन्ड जो है वो बनाने हैं, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है। अब यहाँ 2 बॉन्ड अगर इसके साथ बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। अब नाइट्रोजन को 1 बॉन्ड और बनाना है किसी और के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर ये दूसरा जो अमाइन, ये जो नाइट्रोजन है, इसको भी 3 बॉन्ड बनाने हैं। NH2 का मतलब ये है कि 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, तो इसको भी एक ही बॉन्ड बनाना है। अब ये नाइट्रोजन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड एक बना लेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? और उसके नतीजे में क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं हाइड्राजाइन। क्या कहते हैं? हाइड्राजाइन। और इसी हाइड्राजाइन को हम यहाँ पर एसीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इसके अंदर हम, आपकी बुक के मुताबिक सिर्फ कीटोन का रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है, तो कीटोन को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया NH2 और NH2, हाइड्राजाइन को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। और उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में बनाते हैं, बल्कि एक चीज़ को पकड़ लें, अगर यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन जो है, ये 2 हाइड्रोजन ये यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से ये 1 ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो उसके नतीजे में क्या बन गया, ये H2O। H2O। अब आप बात सोच रहे होंगे, सर बातें तो आपकी हमारे समझ में आ रही हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहाँ चला गया? ये तो न्यूक्लियोफाइल एक एडिशन रिएक्शन है ना, आप तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करके दिखा ही नहीं रहे, न्यूक्लियोफाइल को तो बना के आप दिखा ही नहीं रहे। नेगेटिव कौन है ये तो आपने दिखाया ही नहीं। अभी दिखा देते हैं भाई, ये देखें, पहले ये वाली बात समझानी ज़रूरी थी। न्यूक्लियोफाइल वाली तो बड़ी आसान है। यहाँ से जब ये निकल जाएंगे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 प्रोटॉन निकल गए। आपको पता है एक हाइड्रोजन जो होता है, एक हाइड्रोजन का मतलब होता है 1 प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे, और पीछे बचने वाली जो चीज़ होगी खुद ब खुद उसमें क्या होगा, अभी तो यहाँ पहले बराबरी का मामला था ना, ये बात याद रहे। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो हाइड्राजाइन अभी है, इसमें ये बराबर हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। किन में? इस पूरे टोटल में, टोटल की बात कर रहा हूँ। इन सब में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, बराबरी का मामला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, मतलब 2 प्रोटॉन निकलेंगे, अब 2 क्या ज़्यादा हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। जो भी चीज़ पीछे बचेगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी ये मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जब निकल रहे हैं तो ये बन रहा है NH2, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2, ठीक है। अब ये -2 क्यों आ गया, क्योंकि इसमें टोटल प्रोटॉन्स के मुकाबले में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 ज़्यादा हैं, और ये खुद अब क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। आप कह रहे थे ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जाएगा, ये आएगा भाई, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे। अब ये
इस एसीटोन के इस कार्बन के साथ जो है वो इस पर अटैक करेगा। और अब तो अटैक ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन भी तो निकलेगा। अब तो इस कार्बन को ज़रूरत भी होगी। जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो यहाँ भी मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो जा रहा है वो क्या लेके जा रहा है? वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन प्रोटॉन क्यों लेके जा रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्यों लेके जा रहा है? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, ये ज़्यादा पावरफुल एटम है। इसलिए जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और इसकी शक्ल पता है कैसी बन जाएगी? ये O-2। और ये बेचारे हाइड्रोजन जो है ये जब बाहर निकलते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की बहुत कम है। तो ये जब निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकलेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के निकल जाएंगे, सिर्फ प्रोटॉन लेके चले जाएंगे, सिर्फ प्रोटॉन लेके चले जाएंगे ये 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर +2 आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, कलेक्टिवली इनके ऊपर +2 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, टोटल 2 प्रोटॉन। क्यों? ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गए, तभी तो ये हुआ, तभी तो ये बना न्यूक्लियोफाइल। क्यों ये छोड़ गया यहाँ पर? क्योंकि भाई नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी। इस जगह अगर मुकाबला देखें तो नाइट्रोजन जो है उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो इस हाइड्रोजन को बोलेगा ठीक है भाई तुमने जाना है चले जाओ, लेकिन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन मैं संभाल लूँगा, ये नाइट्रोजन नहीं जाने देगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आ रही है बात? इसीलिए ये 2-2 जो ये 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आपको, ये किन के? इन्हीं 2 हाइड्रोजन्स के हैं यहाँ पर। बहरहाल तो यहाँ पर ये सिस्टम इस तरह से बनेगा। तो ये ऑक्सीजन जाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन जो निकलेंगे ये बेचारे अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, ये इनका मिलाप हो जाएगा, ये मिल जाएंगे दोबारा से, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ये मिल जाएंगे आपस में। 2e 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं यूँ कर लूँ आप, -2 और ये +2, ये मिलेंगे आपस में ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, और इसके नतीजे में क्या बनेगा? ये बनेगा वाटर। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अब होगा, यहाँ पर होगा ना। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो था ये कहाँ पर आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा इस कार्बन के पास। क्यों? अब इसकी पोजीशन क्या है कि ये ऑक्सीजन जो निकला था 2 इलेक्ट्रॉन ले गया था, यहाँ +2 आ जाएगा। +2 का मतलब ही कार्बन के ऊपर इस वक्त 2 प्रोटॉन्स की ज़्यादती है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए। पहले जो बराबर वाला मामला था ना वो ख़राब हो गया, अब यहाँ पर 2 प्रोटॉन, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। कौन लेके आएगा? ये लेके आएगा। आप देख रहे हैं, तब जाके ये होगा न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन। और ये सारा प्रोसेस करवा कौन रहा है? ये एसिड करवा रहा है, जो कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रहा है। वो कंपेल कर रहा है इन सबको कि भाई यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएं और अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ जाएं, और यहाँ से यही मजबूर कर रहा है यहाँ पर एसीटोन में से कि ऑक्सीजन निकल जाए और 2 इलेक्ट्रॉन ले जाए। और यहाँ पर जब ये सिस्टम हो जाएगा, खुद ब खुद ये जो पीछे बच जाने वाली चीज़ है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, वो फ़ौरन यहाँ अटैक करेगा। और उसके नतीजे में क्या बनेगा? उसके नतीजे में बना के दिखाता हूँ मैं आपको, एक प्रोडक्ट बनेगी। इसको देखें पहले, CH3 आ गया, इसके साथ ये कार्बन आ गया। अब ये जो आ रहा है, कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने हैं, इस नाइट्रोजन को भी डबल बॉन्ड बनाने हैं ना, 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, N सिंगल बॉन्ड एंड H2, ठीक है। और ये CH3 वाला ये इस तरह से ये आ गया, और उसके नतीजे में क्या बना? वाटर बना। और ये बना, क्या नाम है इसका? इसका नाम है भाई, इसको हम कहते हैं एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, ठीक है। और एक और नाम है इसका प्रोपेनोन हाइड्रोजोन, और एक और भी नाम है इसका, और प्रोपेनोन हाइड्रोजोन, हाइड्राजोन,
जोन। क्यों इसको हाइड्राजोन कह रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजाइन, यहाँ हाइड्रोजाइन से के रिएक्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ। और हाइड्रोजाइन हम किसको कहते हैं? उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें दो अमाइन ग्रुप आपस में जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये हो गया हमारे पास एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब चलते हैं बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया हमारे पास एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसमें हमने दो केसेस यहाँ पर अभी देखे हैं, एक हाइड्रोक्साइल अमाइन का देखा, दूसरा हाइड्राजाइन का देखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास बेस कैटलिस्ट। अब यहाँ पर बेस का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। ठीक है, इसमें हम किसको लेंगे? अच्छा, अगर आप देखें एसिड कैटलिस्ट वाले केस के अंदर हमने किसको देखा था? हमने देखा था सिर्फ कीटोन को, और कीटोन में सिर्फ एसीटोन को ही देखा था हमने बारी बारी। एक हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ देखा, दूसरा हाइड्रोजाइन के साथ देखा। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो अल्डिहाइड को नोट करेंगे बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एसिटल अल्डिहाइड दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है वो H लगा हुआ है। ये है हमारे पास एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड एक फॉर्मल्डिहाइड भी होता है, ये एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, इसको रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या बनेगा? उसके नतीजे में पहले बना देता हूँ यहाँ पर, उसके नतीजे में जो है वो अल्कोहल बनेगा। ये CH3 C और ये सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर H और ये CN। ठीक है, ये क्या बना है हमारे पास? एसिड अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिड अल्डिहाइड एसिड अल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी इजी हो जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लें। बहरहाल तो ये यहाँ पर इसका नाम क्या है? पहले इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम लिख लें पहले, हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं इस HCN को। हम दो रिएक्शन देखेंगे इसके अंदर, दोनों में एसिड अल्डिहाइड ही होगा। एक तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम रिएक्शन देखेंगे, दूसरा हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके ज़रिए देखेंगे। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, इसके ज़रिए इस बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। तो पहले इसके ज़रिए देख लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड जो इसके साथ एसिड अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, उसके नतीजे में एसिड अल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन जो है ये बनेगा। लेकिन वही बात है कि ये क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड से बनेगा। कैसे बनेगा? जब ये हाइड्रोजन जो है इससे अलग हो जाएगा। इसकी करंट पोजीशन को भी देख लीजिए आप। आपको पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन को ले लें तो ये 3 बॉन्ड जो है कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, 1 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब ये जो बेस है, क्योंकि बेस यहाँ पर किरदार अदा कर रहा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है वो बेस, कोई सा भी हो सकता है, वो बेस यहाँ पे किरदार अदा कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि इस जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। ये हाइड्रोजन बेचारा जब निकलेगा तो अपना प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन ही लेके निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ जाएगा। तो उसके नतीजे में ये जो पोर्शन बचेगा इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा और ये बनेगा साइनाइड आयन, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। ये जो मैंने लकीर बनाई है ये कार्बन के एक बॉन्ड की है, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया ना, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन इसको भी एक बॉन्ड बनाना है अभी। तो यहाँ पर ये मामला हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल।
ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा किस जगह पर, ये रहा, ये नाम मिटा दूं यार, ये नाम डिस्टर्ब करते हैं थोड़े से, सिर्फ ये बताने के लिए, ये एसिटाल्डिहाइड, ये जो है अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ अटैक करेगा। लेकिन वही बात है कि इसको यहाँ पर अटैक करने के लिए फिर यहाँ पर ये कार्बन जो है इसको अलग तो हो, ये क्या होगा, अब इस कार्बन के साथ इसको जुड़ना है। अब कार्बन को एक बॉन्ड अपना यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, मजबूरी है उसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर इस केस में, जबकि डबल बॉन्ड बना हुआ है, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर। अभी डबल बॉन्ड बना हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही इस न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये साइनाइड आयन इसको हम कहते हैं, साइनाइड आयन। ये यहाँ पर आएगा इसके पास, और यहाँ पर इसके साथ आके ये जुड़ जाएगा, C∼N। अब देखें कार्बन, ये साइनाइड आयन में जो कार्बन था पहले, इसके 4 बॉन्ड मुकम्मल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब इसके 4 बॉन्ड इस कार्बन के मुकम्मल हो गए, 3 इस नाइट्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ। लेकिन अब ये जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, इसको भी 4 ही बनाने हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, एक बॉन्ड अपने इस ऑक्सीजन के साथ ख़त्म कर देगा, ख़त्म कर देगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अब ये तो बोलेगा ठीक है भाई कार्बन तुमने तो एक बॉन्ड ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझे तो एक बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है। तो फिर क्या होगा, ये जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है ये बोलेगा भाई मुझे भी एक बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन बहन, तो हम बहन भाई मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इसके पास जाएगा और यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब 2 मामलात हुए हैं यहाँ पर, एक तो न्यूक्लियोफाइल गया है यहाँ अटैच हो गया इसके साथ, दूसरा ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हुआ, तीसरा ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन साइनाइड से बना था और उसके नतीजे में ये हाइड्रोजन जो अलग हुआ था, ये हाइड्रोजन जाके इस जगह पर इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, इसका मसला हल हो जाएगा। अब कलेक्टिवली ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा अगर देखें आप, ये रहा, इसको देखें, इसको देखें, OH OH, कार्बन कार्बन, H H, CH3 CH3, नीचे क्या है C∼N, इसी को यहाँ पर CN कर दिया गया। मतलब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एसिटाल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। हो गया न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, किसकी मदद से, बेस की मदद से। बेस यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कंसीडर कर लेंगे वो होगा, या कोई भी बेस हो सकता है। इसकी शक्ल मैं थोड़ी सही कर दूँ, पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड की मदद से हमने देख लिया, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड, कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप और ये H, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आप इक्वेशन पूरी कर लें। ये हो गया, और ये इसके नतीजे में ये होगा CH3, फिर ये CO और इसके साथ ये H लग गया है, और यहाँ पर H पहले से लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा CN। क्या नाम लिखा था मैंने इसका, इसका नाम था एसिटाल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, सायानोहाइड्रिन, ठीक है भाई, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। लिखने की ज़रूरत नहीं है इसका नाम, हाइड्रोजन साइनाइड ये मैं पहले लिख दिया था। चलें, अब ज़रा ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, बेस कैटलाइज। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके ऊपर मैं तफसील से वीडियो बना चुका हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर। मैग्नीशियम मेटल जो है वो आपको इसमें नज़र आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। बहरहाल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, केमिकल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। एसिटाल्डिहाइड को ही दोबारा लेंगे हम, CH3, और उसके बाद C∼O और ये H, ये अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा। ये होगा हमारे पास CH3 MgCl सिंगल बॉन्ड, अच्छा हाँ ये बन गया। ये हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, सीधा सीधा एक जो है वो हमारे पास ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रहा। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम
मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये। और ये है क्या? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारी किस्मों के होते हैं, उसमें से एक जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर इसके साथ अब रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि बेस का किरदार है यहाँ पर, बेस जो है इस एसिडल्डिहाइड और इनको मजबूर कर देगा कि भाई आपस में आप मिलो, और आपस में मिलने के लिए इसको टूटना पड़ेगा। और यहाँ पर जब ये टूटेगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये होगा इसका न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये जब CH3 अलग होगा तो ये क्या बनेगा? एग्जैक्टली ये प्लस हो जाएगा, एग्जैक्टली ये प्लस होगा। क्योंकि देखें ये अलग जब होंगे ना, अलग ऐसे ही नहीं होंगे, ये डेफिनेटली एक हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास एक इजाफी रख लेगा और दूसरा हिस्सा जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? उसके पास प्रोटॉन की ज़्यादती हो जाएगी। तो ये जो पोर्शन था ये जब अलग हुआ, ये CH3 अलग हो गया, ये तो बन गया क्या? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। समझ आ गई बात? एक प्रोटॉन इसके पास अब टोटल में देखें, टोटल प्रोटॉन्स में से, टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। यहाँ पर टोटल प्रोटॉन में से और टोटल इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। अब ये क्या बन गया? ये न्यूक्लियोफाइल। ये जाएगा अब इसके पास, ये इसके साथ अटैच होगा। लेकिन ये अटैच ऐसे ही नहीं होगा, ये तो मुकम्मल है, कोई टेंशन नहीं है, इसको डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक बॉन्ड यहाँ पर जो है वो ब्रेक होगा, और फिर जाके ये इसके साथ जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है। अब इसको भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड जब ब्रेक हो गया यहाँ से तो ये नेगेटिव हो चुका है। पहले बैलेंस था ना मामला, अब बैलेंस थोड़ी ना है, अब ये नेगेटिव हो चुका है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की। इसको अट्रैक्ट करेगा ये मैग्नीशियम क्लोराइड आयन पॉजिटिव वाला, ये इसके साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये ऑक्सीजन -1, ये +1, ये इस तरह से ये पोर्शन बन गया और यहाँ पर ये पोर्शन बन गया, देखा आपने। और यहाँ अब यहाँ पर ये मुझे यहाँ बनाना चाहिए था, ये मैंने यहीं आपको बना के दिखा दिया। अब मैं यहाँ बना देता हूँ इसको दोबारा मिटा के। यहाँ पे देख लें CH3 और उसके बाद C और इसके नीचे ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ था और यहाँ पर ऑक्सीजन था, इसके साथ ये था MgCl, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, थोड़ा सांस ले लूँ भाई। ये जो प्रोडक्ट अभी आपके सामने बनी ना, सॉरी इसका एक हाइड्रोजन रह गया, सांस बहाल कर लूँ। ये जो आपके सामने कंपाउंड बना है ना आपके सामने, ये एडिशन प्रोडक्ट कहलाती है, एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट, बल्कि इसको इंटरमीडिएट ही आप नाम दें। ये वक्ती तौर पे बनता है इंटरमीडिएट, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना, इंटरमीडिएट मतलब दरमियाना, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट होता है, वक्ती तौर पे बनता है, टेम्पररी, और थोड़ी देर बाद ही ये बेचारा ये अलग हो जाता है। यहाँ पर अब किरदार हो जाता है वाटर का, H2O, क्योंकि ये सारा काम पानी में हो रहा है। ये जो आप इसको ही मैं सही कर लूँ ज़रा, अब इसकी पुरानी वाली शक्ल इसको दे दूँ वरना डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ये मिटाते हैं, ठीक है, इसको भी हटाएं यहाँ से। ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, दोबारा ये एसिटल्डिहाइड मैंने इसको बना दिया, ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से। अब ये आपस में रिएक्ट हुए हैं और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है बन गया। बहरहाल ये जो आपने एसिडल्डिहाइड लिया है, ठीक है, और ये जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया है, ये पानी के अंदर ही लिया है। पानी का किरदार अब यहाँ पर
आपके सामने आएगा। यहाँ पर पानी जो है ये बेस का किरदार अदा करेगा, ये हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है ना, पानी जो है वो बैक वक्त एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन्स भी प्रोड्यूस करेगा। ये यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन्स जो है ये इसको अलग करेंगे यहाँ से, इसको अलग करेंगे यहाँ, ठीक है। और इसको जब ये अलग करेंगे तो इसकी शक्ल अब बनेगी क्या, ध्यान से देखिएगा। OH जो वाटर में से निकला है ये इसके साथ ये बनेगा Mg, ये इस तरह से कुछ बनेगा OHCl, MgOHCl जो है ये बनेगा, ठीक है भाई। अब ये जब यहाँ से निकल जाएगा तो याद है ना आपको, ये जब ये MgCl इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, इसकी पोजीशन क्या थी ऑक्सीजन की, -1 या सिर्फ माइनस आप ले लें। अब ये MgCl और MgCl की क्या थी, +1 या सिर्फ प्लस आप ले लें। अब ये MgCl जब अलग होगा, OH का तो आपको पता है नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड आयन के लिए जो ऑक्सीजन मसला हल कर रहा था ना, एक इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज का, वो ये हल कर देगा OH। देखें इसके ऊपर भी माइनस है, जैसा माइनस इस ऑक्सीजन पे था इसके ऊपर भी है, तो ये बोलेगा भाई, ये इसको बोलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलेगा इससे ऑक्सीजन से अलग हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, हम मिल जाते हैं, तुम्हें एक नेगेटिव चार्ज चाहिए ना, मेरे पास है ये रहा। तो ये OH और ये मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन जाएंगे ये, ठीक है। ऑक्सीजन बेचारा दोबारा अलग रह गया, लेकिन इसको उदास होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये इसके साथ वाटर से ये भी तो निकला है, ये इसके पास चला जाएगा, बोलेगा मैं आ गया हूँ, टेंशन नहीं लो, ठीक है, मैग्नीशियम को जाने दो, मैं आ गया हूँ, तुम्हें एक +1 चार्ज चाहिए ना, मैं आ गया हूँ लेके +1 चार्ज, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये अलग हो जाएगा ये। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी और नई चीज़ जो बनेगी यहाँ पर वो मैं यहाँ बनाता हूँ। एक तो यही बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, एक तो ये बनेगा। दूसरा ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, C सिंगल बॉन्ड OH H और ये CH3। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब फिर आपका सर घूम रहा होगा, सर ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये आपने बना दिया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्यों हो गया सर, ये आइसो क्या है, अब ये नियो क्या है भाई। अब ये तो अब मैं बार बार थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ पिछली वीडियोस देखें, सारी तफसील बताइए, पूरे तरतीब से देखें। अब बीच में आप एंट्री मारेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पूरी तरतीब से देखें, तसल्ली से देखें, बहुत वक्त है आपके पास। चैप्टर नंबर 4 से नॉमेनक्लेचर से सारी बुनियादी चीज़ें सिखाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, जिसको हम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, कि वो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या फिर ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बनेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से ये बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो हो गया। अब आगे देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन किसका होगा, वही दोबारा अल्डिहाइड और
कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स, इन दोनों में ही रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अभी रिडक्शन का मतलब क्या है, आसान सा मतलब इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा। अब ध्यान में रखिएगा, अब हम न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देख रहे, ठीक है, वो कहानी ख़त्म हो गई। अब हम अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिडक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में क्या ऐड होगा, अब हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा। इसमें हमारे पास जो है वो कितने केमिकल रिएक्शंस हैं, पहले एसिटल्डिहाइड है CH3, दोनों एक साथ ही हैं। अच्छा, दोनों को दिखाया गया है इसके अंदर, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं। एसिटल्डिहाइड को देख लेते हैं पहले, एसिड अल्डिहाइड, और उसके बाद हमारे पास ये एसीटोन है, एसीटोन, ठीक है भाई, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोजन की एडिशन होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर हम जो है वो पहले एसिटल्डिहाइड को लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये H, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जो है। अब मुझे थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, ये एरो बना के थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ उसको। तो 4 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐड हो रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब ये होता है, अब ये 4 हाइड्रोजन देने वाला भी तो कोई होगा, इसके लिए हमारे पास जो है वो ये मौजूद है। इसको यूँ कर देता हूँ भाई, वरना सब कुछ ही टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। ये है जिंक Hg, और उसके अलावा कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HCl, मतलब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको चाहिए, और उसके अलावा ये चाहिए, ये इसको कहते हैं जिंक अमलगम। आप नोट कर लें, फिर मैं मिटाऊंगा इसको, जिंक अमलगम, अमलगम, ये जिंक अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जिंक अमलगम। और यहाँ पर ये किसका किरदार अदा कर रहा है, ये कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रहा है। आपको पता है जिंक एक मेटल है, बाज़ार से मिलता भी है, ये पाउडर्ड फॉर्म में ले लीजिए। ये क्या है, Hg, ये क्या है, इसको मर्क्यूरी कहते हैं, ये पारा होता है। पारा बिल्कुल लिक्विड की तरह का होता है, लिक्विड मेटल होता है, ठीक है। आप उसके अंदर हाथ लेकिन डालेंगे और हाथ बाहर निकालेंगे, आपका हाथ डूब तो जाएगा, जैसे पानी के अंदर हाथ डूब जाता है, और बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल ड्राई मिलेगा, बिल्कुल ड्राई मिलेगा। यस, ये पारा ऐसे ही होता है, ये मर्क्यूरी ऐसे ही होता है। तो इसी पारे के अंदर, इसी मर्क्यूरी के अंदर आप जिंक पाउडर को मिक्स कर देंगे तो जिंक पाउडर गायब तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे गायब नहीं होगा जैसे कि पानी के अंदर नमक गायब हो जाता है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको मिसाल बताई, मर्क्यूरी अपने अंदर किसी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं दाखिल होने देता। आप हाथ अंदर डाल दें, वापस निकालेंगे, बिल्कुल ड्राई मिलेगा, बिल्कुल ड्राई, बाल के बराबर भी गीला नहीं होगा, हालांकि लिक्विड है, मर्क्यूरी लिक्विड मेटल है। तो बहरहाल इसको हम कहते हैं अमलगम, ये जिंक अमलगम कहलाता है, एक कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पर मौजूद होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये 4 हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर इस ऑक्सीजन को बोलेंगे कि तुम आ जाओ हमारे साथ, ठीक है, तुम आ जाओ हमारे साथ, और ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्ट करेगी। अब आपको याद है ये ऑक्सीजन, ये और ये 2 हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बनेंगे, अब ये बनेगा H2O, ऐसे ही बनेगा। तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर आपको H2O तो एक नज़र आएगा, H2O बन गया, H2O, ठीक है भाई। और क्या है, अब जब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो ये कार्बन के डबल बॉन्ड बेचारे के अधूरे रह गए ना। अब इसको 2 बॉन्ड कार्बन को बनाने हैं किसी के साथ, तो यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ मिलके इन्होंने वाटर बना लिया, वो ये रहा। अब बाकी के जो 2 हाइड्रोजन हैं वो इसकी जगह ले लेंगे, ऑक्सीजन की जगह ले लेंगे और कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2,
हाँ ये वाला हाइड्रोजन भी तो है भाई, ये वाला हाइड्रोजन भी तो है, तो ये हो जाएगा CH3 असल में। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं ईथेन। तो जब भी रिडक्शन का रिएक्शन होगा अल्डिहाइड कीटोन्स पे, आपको क्या मिलेगा, आपको कोई ना कोई अल्केन मिलेगा, ठीक है, आपको कोई ना कोई अल्केन मिलेगा। ईथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। तो अभी आपको ईथेन मिला है इस तरह से, ठीक है भाई। ये मिटा दूँ अभी यहाँ से, ताकि एक्चुअल आप इसकी शक्ल जो है इसी तरह देख सकें। ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है भाई, वाटर बन गया, इथेन बन गया। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ये हमने देख लिया किसके साथ, एसिटल्डिहाइड। ये अभी हमने अल्डिहाइड के साथ देखा है, अब ज़रा कीटोन के साथ देख लें। कीटोन के साथ, कीटोन में हमारे पास एसीटोन को याद रखा करें कि एसीटोन ही जो है वो रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3CH, ये जो है वो रिएक्ट करेगा। यहाँ पर भी हमारे पास 4 जो है वो हाइड्रोजन एडिशन, क्योंकि रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होंगे, सेम प्रोसेस होगा, दोबारा वही अमलगम आपको चाहिए, जिंक अमलगम Hg और कंसनट्रेटेड HCl, ये आपको चाहिए, ठीक है। उसके नतीजे में क्या बनेगा, यहाँ पर ये वही प्रोसेस होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, इस ऑक्सीजन से मिलेंगे, क्या होगा उसके नतीजे में, वाटर H2O बनेगा, ठीक है। और बाकी जो 2 हाइड्रोजन बचेंगे इस 4 में से, वो इस कार्बन के पास चले जाएंगे, क्योंकि इसको ज़रूरत है, अब ऑक्सीजन निकल चुका, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो ये बनेगी CH3 CH2 CH3। अब जो अल्केन बनेगा वो बनेगा प्रोपेन प्लस वाटर, ठीक है भाई। मेरे ख्याल में ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्डिहाइड वाला रिएक्शन हो गया, ठीक है, अल्डिहाइड रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ये कीटोन रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अल्डिहाइड रिडक्शन रिएक्शन में एसिटल्डिहाइड को हमने लिया, और कीटोन रिडक्शन रिएक्शन में हमने इसको लिया एसीटोन को। ये एसीटोन है, मैंने कहा था कि इसको याद कर लें आप, ये एसीटोन है, ठीक है भाई, सेम प्रोसेस है। एक और है इसके अंदर अभी, वो भी आप देख लीजिए। रिडक्शन रिएक्शन में एक रिएक्शन इन्होंने और दिया हुआ है, ये हाइड्राजाइन का है, हाइड्राजाइन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 रिडक्शन रिएक्शन आपने देखे। अब आप एक और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो देख लें, इसमें हाइड्राजाइन है, ठीक है। तो पूरा तो नहीं दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पर थोड़ा सा इसी तरह बनाया हुआ है, मैं भी इसी तरह बना देता हूँ जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये देखें कार्बोनाइल ग्रुप जो दिया हुआ है, ये कौन सा हो सकता है, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, और ये कीटोन भी हो सकता है, दोनों में से। इसको रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ, हाइड्रोजाइन के साथ। याद है हाइड्रोजाइन, NH2 और NH2, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, पहले जो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 हिस्सों में 2 स्टेप में होगा, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है। इस स्टेप नंबर 1 के अंदर यहाँ पर हमारे पास वाटर बनेगा H2O। पहले तो कैसे बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, H2O यहाँ बनाते हैं H2O। और ये जो पोर्शन है फिर ये वाला नाइट्रोजन, और ये NH2 अभी हम पीछे देख चुके हैं, ये जो है फिर इसकी जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास C ऑक्सीजन नहीं है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन और NH2, ये हो जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हाइड्राजोन।
अगर आपको क्विकली याद हो, ये अभी हमने किया है पहले, जो एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन किया था ना पहला वाला, उसमें हमने ये किया था सब। ठीक है, तो ये वाटर बन गया और यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजोन जो है इस तरह से ये बन गया। अब ये हाइड्रोजोन जो है वो अल्डिहाइड की वजह से भी बन सकता है और कीटोन की वजह से भी बन सकता है, दोनों को रखा है मैंने यहाँ, अल्डिहाइड कीटोन ये कुछ भी हो सकता है। और ये हमारे पास जो है वो हाइड्राजाइन है, ये हाइड्राजाइन है और ये हाइड्राजोन है, नोट कर लें। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजोन है इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये समझ लें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा यहाँ पर। इसके अलावा आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे, जो भी ये हाइड्रोजोन बना हो, अल्डिहाइड से बना हो, कीटोन से बना हो, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये जो पोर्शन है इसका ये अलग हो जाएगा और सिर्फ आपके पास ये बचेगा CH2 और ये अल्केन होगा, कोई ना कोई अल्केन होगा, कोई ना कोई अल्केन होगा। ये वाला पोर्शन जो है ये अलग हो जाएगा। यहाँ से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन देख रहे हैं, ये दो नाइट्रोजन जब अलग होंगे तो ये आपस में जुड़े होंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और उसके नतीजे में क्या बनेगा, ये बनेगा N2 नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपको एक तो नाइट्रोजन गैस बनती हुई नज़र आएगी। अब ये दो हाइड्रोजन जो इसके साथ हैं, जो नाइट्रोजन के साथ लगे हुए थे, यही दो हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के साथ लग जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजन तो अलग होके इन्होंने तो गद्दारी कर दी ना, ये तो नाइट्रोजन बना लिया इन्होंने, ये रहा। अब यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन जो हैं अल्टीमेटली यहाँ कार्बन के साथ आएंगे, बोलेंगे भाई आपका मसला हल कर देते हैं हम, और यहाँ पर यही दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आपको इसके साथ नज़र आ रहा है। अब ये कोई अल्केन बनेगा। अब देखें यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है आपको लाइन और ये जो नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं सपोज़ करूँ यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ था, यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ था, यानी कि सपोज़ करूँ ये एसीटोन है, तो अब ये क्या बन जाएगा, CH3 ऐसे ही। तो उसके नतीजे में ये अल्केन कौन सा बन गया, ये बन गया प्रोपेन और नाइट्रोजन गैस। क्योंकि इन्होंने कोई एग्जैक्ट मिसाल नहीं दी थी, इस वजह से मैंने इसको शामिल नहीं किया था। ठीक है भाई, ओके। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अल्डिहाइड के। इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ही किरदार है सारा का सारा। ये आपके पेज नंबर हाँ, ये थकन के ही नतीजे हैं, ऑक्सीडेशन अभी नहीं भाई। ठीक है, रिडक्शन टू अल्कोहल, अभी हमने रिडक्शन टू अल्केन देखा था, अब रिडक्शन टू अल्कोहल देख लें। इस रिडक्शन के अंदर ज़्यादा ही जल्दी में आ गया हूँ। ये जो रिडक्शन रिएक्शन है ये दो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। एक अभी जो हम देख चुके वो है रिडक्शन टू अल्केन, रिडक्शन टू अल्केन। अभी जो हमने सब कुछ डिस्कस किया वो रिडक्शन टू क्या था, अल्केन। अब जो दूसरा हम देखने जा रहे हैं ये है रिडक्शन टू अल्कोहल। तो ये हो चुका। अब ज़रा ये रिडक्शन टू अल्कोहल ये देख लीजिए, रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल, इसको भी देख लीजिए। इसका डायरेक्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अब जो है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे यहाँ पर हम। एक हमें जो है वो कैटलिस्ट यहाँ पर चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको कहते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये कंपेल करेगा यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाए। ये हाइड्रोजन जब इसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन जब यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, कितने हैं ये हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा तो ये बनेगा CH3, C
सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और उसके बाद ये CH और ये H। दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो ये देखें, ये C जो है ये CH हो जाएगा और ये O जो है ये OH हो जाएगा। और ये बन क्या गया, आप इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। आपको यहाँ पर ये H अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस H को यहाँ लगा दें, CH2 कर दें। अगर ये OH आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको यहाँ ले आएँ। ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो भी बन सकता है। ये तो हमने देखा था किसके साथ, ये हमारे साथ था, हमारे पास था एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब ज़रा कीटोन के साथ देख लें। कीटोन में हमारे पास वही एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये रिएक्ट कराएगा और ये हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ आके इसके साथ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आके इसके साथ लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और ये OH। ये हमारे पास जो बनेगा, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ O के साथ लगा OH, एक हाइड्रोजन जो है C के साथ लगा CH। अब ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास बना है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। इसी सेकेंडरी अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया सारा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ किस किस के हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है, पहले उसने रखा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो होगा उसमें सबसे पहले अल्डिहाइड को लिया है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड में किसको लिया है, एसिटल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड को लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है भाई, क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी इसके अंदर, ऑक्सीजन जो है इसमें जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो कोई होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको हम कहेंगे जो ऑक्सीजन देगा। ठीक है, वो हमारे पास है यहाँ पर हाइड्रोजन क्रोमेट H2CrO4, ये है ऑक्सीजन देने वाला। ठीक है भाई, अब ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड बनेगा CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये OH। फ़र्क देख लें, आपको इजी हो जाएगा। ये ऑक्सीजन जब यहाँ पर आएगा तो किसके साथ जाएगा, ये ऑक्सीजन ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर। कैसे बनेगा ये बॉन्ड, याद रखिएगा कि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होंगे। यहाँ पर ये हमारे पास CH3 C और ये इसके साथ अगर O लगेगा और ये H इस तरह से लग जाएगा, डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना है, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से ये बन गया। लेकिन ये है क्या, इसको अगर मैं H को इसके साथ कर दूं ऐसे, तो ये बन गया हमारे पास एसिटिक एसिड। क्या बन गया ये, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन का। इसमें क्या है हमारे पास, अल्डिहाइड है।
अब ज़रा एसीटोन को भी देख लें आप। अल्डिहाइड हो गया, कीटोन। कीटोन में हमारे पास वही एसीटोन लेंगे, CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पर 4 जो है आपको ऑक्सीजन के एटम चाहिए। टेंशन की ज़रूरत नहीं, आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये प्रोवाइड करेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको हम कहते हैं, ये पहले आ चुका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट O7। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए आपको, H2SO4। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये लो भाई ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आके एडजस्ट होगी, इसके नतीजे में फिर एसिटिक एसिड बनेगा और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी और वाटर भी बनेगा। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बन गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, एसिटिक एसिड बनने के लिए यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन, इसको देखें आप, ये 4 ऑक्सीजन जो आ रहे हैं, ये 4 ऑक्सीजन जा कहाँ रहे हैं, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। CH3 ऐसा ही है, CH3 ऐसा ही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ऐसा ही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ऐसा ही है। यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है OH। इसका मतलब ये CH3 में से कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये निकल चुके और इसकी जगह पर क्या आ गया, OH आ गया, OH आ गया। अब ये OH कहाँ से आया, या तो फिर ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन नहीं निकले, बल्कि कार्बन और 2 हाइड्रोजन निकले हैं। यहाँ 1 हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, कार्बन और 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं यहाँ से, 1 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बच गया है। 1 ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, इस बचे हुए 1 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और ये आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। अब रह गए 3 ऑक्सीजन। ये 3 ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, इन 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के पास आएंगे और इसके नतीजे में क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, 4 ऑक्सीजन थे, 1 यहाँ पर आ गया, 3 ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिले, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब 1 ऑक्सीजन जो बचा है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन जो बचा है वो इन दोनों के साथ मिलेगा, OHH। इसके नतीजे में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है भाई, ये तमाम हुआ अल्लाह की रहमत से। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेस्ट आगे है, थक गया बस, अब बोला नहीं जा रहा, बहुत बोल लिया, कब से बोल रहा हूँ पता नहीं, याद भी नहीं है कितनी देर हो गई। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।